आज हम बच्चों पाठ 4 संधि पढ़ेंगे। संधि का जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसका अर्थ ही होता है संधि यानी कि जोड़। तो जब जो दो ध्वनियाँ या वर्णों का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। देख लीजिए आप, दो ध्वनियों, संधि किसे कहते हैं? दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर दिया विद्यालय, अब ये विद्यालय एक क्या है? शब्द है और ये मिला हुआ शब्द है। अब इसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद है कि दो जुड़े हुए शब्दों को अलग करना। अब इसमें अलग कैसे करेंगे? विद्या धन आलय। अब इसमें विद्या अलग हो गया और आलय अलग हो गया, तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हो गया। यही संधि है। और जब हम इसको मिलाएंगे तो देखिए, अब विद्या में अंतिम वर्ण क्या आया है? या अर्थात आ, बड़ा, और यहाँ भी बड़ा आ आया हुआ है। ये बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। यही परिवर्तन है। अब देखिए, जैसे भाषा को बोलते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतने निकट आ जाती हैं कि वो अलग से सुनाई नहीं देती, वो एक अन्य शब्द का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब जैसे देखिए, आपके उदाहरण भी दिया हुआ है कि हिम प्लस आलय, हिम धन आलय दिया हुआ है, हिम धन आलय, और इसका अर्थ है हिमालय। अब जैसा मैंने आपको विद्यालय का बताया कि हिम में कौन सा आया? म स्वर जो है वो व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, तो म में से कौन सा वर्ण निकलेगा? छोटा अ। धन बड़ा अ मिलकर बन गया बड़ा अ, और जो कि हिमालय में आया हुआ है। ये हिमालय में आया हुआ है और इसी का अर्थ है संधि, मेल या मिलना। जब दो शब्द या पद को ही शब्द कहते हैं, जब वो व्याकरणिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं तब वो शब्द ही पद कहलाते हैं। पास पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लेने के लिए पहले वर्ण के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, जिससे नया शब्द बनता है। जैसे मैंने आपको बताया विद्या धन आलय, विद्यालय। ऐसे ही हिम प्लस आलय हिमालय, ऐसे ही सुर प्लस इंद्र, र का अ और ई
क्या बन गए? ए, तो हो गया सुरेंद्र। ऐसे ही इसमें सत महा प्लस ऋषि, महा धन ऋषि, महर्षि, महा हा का आ प्लस री बन गया अर। ऐसे ही और ये बन गया महर्षि। ऐसे ही सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थ, सत्य में अ प्लस अ बड़ा आ और बन गया सत्यार्थ। तो इसी तरह जब हमने दो ध्वनियों, अब ये ध्वनियाँ हो गई, यह वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो गया उसे ही हम संधि कहते हैं। अब संधि करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि दो शब्दों या पदों के मेल से एक सार्थक शब्द बने। संधि करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दो पदों या शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द बने। अब संधि विच्छेद का क्या अर्थ है? संधि विच्छेद का अर्थ है, संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। कि हमने कोई आपको शब्द दे दिया और उसका संधि विच्छेद करके दिखाओ। अब दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने आपको शब्द दे दिया उज्ज्वल और इसका संधि विच्छेद आपने करा उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल। अब ये इसका संधि विच्छेद हो गया। तो ये सारे जो मैंने किए हैं यहाँ पर वो संधि विच्छेद ही हैं। अब संधि के भेद। अब आपने संधि पढ़ी कि दो ध्वनियाँ वो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वो एक ही चीज़ पढ़ी आपने, पर यहाँ पर हम संधि के भेद पढ़ेंगे। और संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हमने संधि के कितने भेद पढ़े? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि स्वर में ही होती है, व्यंजन संधि व्यंजन में होती है और विसर्ग का अर्थ आप जानते हो, विसर्ग का चिन्ह आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। नंबर 1 पढ़ेंगे स्वर संधि। अब देखिए बच्चों, स्वर से जब स्वर का मेल होगा, स्वर से स्वर का मेल होने पर
पर जो विकार उत्पन्न होगा, विकार यानी परिवर्तन, जो उससे परिवर्तन होंगे, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर से स्वर का मेल होने पर जो भी विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रचनाकार। अब रचनाकार का क्या अर्थ हुआ कि रचनाकार बराबर जो कोई रचना को आकार देता है, किसी रचना को आकार देता है उसे रचनाकार कहा जाता है। अब यहाँ रचनाकार हमने संधि विच्छेद तो कर दिया, पर हमें स्वर निकालने होते हैं। स्वर जो आए हुए स्वर हैं, क्योंकि यहाँ स्वर से स्वर का मेल होने पर कोई परिवर्तन होगा, वहीं पर स्वर संधि होगी। तो रचना में कौन सा वर्ण आया है? ये रचना कौन सी मात्रा लगी है? बड़े अ की, तो बड़ा अ। और ये आकार पहले शब्द का आखिरी और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण देखना है हमें। अ और ये अ, बड़ा अ मिलकर क्या बने? बड़ा अ ही बनेगा, क्योंकि अभी समझेंगे इसको। और ये अ ही हो जाएगा जो कि यहाँ रचनाकार में आया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं। स्वर संधि की परिभाषा आपको याद रखनी चाहिए कि जब स्वर से स्वर का मेल होने पर कोई परिवर्तन होगा उसे ही स्वर संधि कहते हैं। पढ़ेंगे नंबर 1 स्वर संधि। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पांच भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहली जो संधि है वो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरी जो है वो हमारी है गुण संधि। गुण संधि। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। और चौथे नंबर पे यण संधि। और पांचवें नंबर पे अयादि संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर तीसरी वृद्धि संधि, यण संधि और पांचवी अयादि संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो दीर्घ तो आप याद कर लोगे, और दीर्घ का हमेशा मैंने एक बहुत छोटा सा वो बना लिया। दीर्घ मीन्स बढ़ना या बड़ा होना। दीर्घ का अर्थ है बढ़ना। ये सूत्र सा बना लो, दीर्घ का अर्थ है बढ़ना, तो यहाँ पर बढ़ेगा ही। अब दीर्घ संधि में जब ह्रस्व छोटे स्वर, ह्रस्व स्वर अ ई उ, अ ई उ, स्वर वर्ण
वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण से मिलते हैं तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब देखिए इसमें जब ह्रस्व में छोटे स्वर अ ई उ स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब देखो मैं एक उदाहरण देके आपको बताती हूँ। जैसे अ के मैं उदाहरण देती हूँ आपको। चाहे छोटा अ आए, छोटा अ मिलकर भी दीर्घ ही बनेंगे बड़ा अ। अब चाहे यहाँ पर छोटा अ आए चाहे बड़ा अ आए, मिलकर दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। कोई भी स्वर आए मिलकर वो दीर्घ स्वर ही हो जाएगा। अ ई उ तीनों वर्ण में से चाहे यहाँ पर बड़ा अ आ जाए और यहाँ छोटा अ आ जाए, मिलकर दीर्घ ही बनेंगे। ऐसे ही बड़ा अ और बड़ा अ आ जाए फिर भी मिलकर दीर्घ ही बनेगा। ये अ का नियम हो गया। ऐसे ही ई का नियम देखिए, चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई, दीर्घ ही बनेगी। छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई मिलकर दीर्घ, बड़ी छोटी ई बड़ी ई मिलकर भी दीर्घ, बड़ी ई मिलकर भी दीर्घ। अभी उदाहरण दूंगी मैं इसके आपको। ऐसे ही तीनों स्वर अ ई और उ, चाहे छोटा ऊ मिल जाए तब भी बड़ा ऊ ही बनेंगे, दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। चाहे बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिले, दीर्घ स्वर ही बनेगा। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलकर भी दीर्घ ही बनेगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी दीर्घ ऊ ही बनेगा। मान लो कैसे, ये मैं बताती हूँ आपको उदाहरण से। जैसे आपने लिखा शब्दार्थ, तो आपको तो फटाफट इसका आंसर आता है कि अभी हमने वसंत में पढ़े थे शब्द धन अर्थ, शब्द धन अर्थ। अब ये तो हमने कर लिया, ये तो हमें फटाफट आ गया इसलिए हमने कर लिया। अब इसमें से वर्ण कौन से निकलेंगे जिससे हम संधि को पहचान सकें। मान लो अब आपको मालूम है कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो द में कौन सा वर्ण आएगा? छोटा अ। और ये कौन सा वर्ण है? छोटा अ। अब छोटा अ छोटा मिलकर क्या बना है यहाँ पर? दीर्घ बड़ा अ, इसलिए ये यहाँ पर बड़ा दीर्घ आया है शब्दार्थ। अ को यहाँ पर आ का लोप करके यहाँ पर मात्रा के रूप में उसे उपस्थित कर दिया है। तो ये शब्दार्थ हो गया। देखते ही हम पहचान लेंगे कि ये तो दीर्घ संधि है। अभी 6 में पढ़ रहे हो, अभी 7 में भी पढ़ोगे संधियाँ, 8th में भी पढ़ोगे, तो इससे आपका अभ्यास होता रहेगा। ऐसे ही हम देखते हैं अगर कि छोटा अ और बड़ा अ मिलकर क्या बनते हैं। अब ये छोटा छोटा मिल गया। अब हिमालय, अब इसका संधि विच्छेद हिम प्लस आलय। अब हिम में क्या निकला? म से अ, छोटा अ और बड़ा अ,
मिलकर क्या बन गए, दीर्घ बड़ा अ, जो कि यहाँ पर उपस्थित आपको दिख रहा है। और जब तक आप वर्ण निकालने नहीं सीखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभ्यास से ही अभ्यस्त होते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे ही बड़े आ का देख लीजिए, विद्यानंद, विद्या प्लस आनंद, विद्यानंद, विद्या प्लस आनंद, विद्या से जो आनंद उत्पन्न होते हैं, विद्या प्राप्ति में जो आनंद की प्राप्ति होती है वही विद्यानंद। अब विद्यानंद, विद्या में अ की मात्रा दिख रही है इसलिए बड़ा अ, और ये भी यहाँ बड़ा अ। अब ये मिलकर आपको विद्यानंद में दिखाई दे रहा है, ये आ की मात्रा है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि ही होगी। ऐसे ही सीमांकन, सीमांकन, सीमा प्लस अंकन, आंकना, अ बड़ा अ और छोटा अ मिलकर दीर्घ अ ही हो जाएगा। अब ये उदाहरण करने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर आप इन वर्णों को पहचान लो कि चाहे वो ऋस्व स्वर आए फिर भी वो ऋस्व ऋस्व मिलकर भी दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही ई के उदाहरण देते हैं हम, जैसे नदीश, कविंद्र, कविंद्र। अब देखिए कविंद्र, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो फट से पहचान जाएंगे हम ये दीर्घ संधि है, क्योंकि कविंद्र और कवि में हमेशा छोटी ई की मात्रा ही आती है, कवि प्लस इंद्र। अब ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर बनेंगे क्या, दीर्घ ई, जो कि यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है आपको कि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार और देखते हैं कपीश, कपीश किसको कहते हैं, कपि, कपि मीन्स बंदर के लिए आता है कपि, और कपि में हमेशा छोटी ई की मात्रा ही लगती है, कपिधन ईश। अब देखिए छोटी ई और बड़ी ई, ईश में हमेशा बड़ी ई आती है, मिलकर बन गए दीर्घ, दीर्घी। ऐसे ही और उदाहरण भी कर सकते हैं हम, जैसे सतीश, सती प्लस ईश। और संधि विच्छेद जब होते हैं तो दोनों शब्द जो जिनका संधि विच्छेद करते हैं दोनों के दोनों सार्थक होने चाहिए, सार्थक साथ में उनके अर्थ होना चाहिए। अब सतीश का देखिए, सती प्लस ईश, सती का बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बनेंगे दीर्घ ई, जो कि यहाँ पर बड़ी ई के रूप में आया है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ई आएगी और वो अंततः दीर्घ ही हो जाएगी अगर आपने संधि विच्छेद सही किया है तो। ऐसे ही और भी बहुत सारे, भानुदय, ऊ का उदाहरण लेते हैं अब, भानुदय। अब भानुदय, भानु आपको पता है क्या होता है, भानुदय क्या होता है, भानु मीन्स सूर्य, तो भानु का उदय। अब जैसे ही हम भानु करेंगे इसमें मिलके ये बड़ी ऊ हो रही है, इसलिए भानु में छोटी ऊ की मात्रा और उदय, भानु का उदय, भानु मीन्स सूर्य, भानु भास्कर दिनकर रविकर, ये भानु प्लस उदय, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया, दीर्घ ऊ, जो कि यहाँ पर मात्रा आपको स्पष्टतः दिख रही है। ऐसे ही देखिए भूष्मा, भूष्मा, भू आपको दिख रहा है, भू मीन्स धरती
और ऊष्मा, ऊष्मा यानी गर्मी, जो धरती से हमें ऊष्मा मिल रही है, गर्मी मिल रही है। अब भू में बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हो जाएंगे। चाहे कोई सा भी संधि विच्छेद स्वर का हो, दीर्घ संधि का, दीर्घ का अर्थ है बढ़ना, बड़ा ही होना। ऐसे ही लघुत्तर, लघुत्तर, लघुत्तर क्योंकि इसमें बड़ा ऊ आया है, और लघु में क्या आता है, छोटा ऊ। लघु मीन्स छोटा, लघु मीन्स छोटा। उत्तर आप करते हो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न करते हो। लघुत्तरीय छोटे, लघु छोटा ऊ और उत्तर छोटा ऊ मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ, जो कि लघुत्तर में आपको स्पष्टतः दिख रहा है। तो ये आपकी दीर्घ संधि हुई, जिसमें 3 वर्ण हमने पढ़े, छोटा अ, छोटी ई और छोटा ऊ, जो कि बाद में दीर्घ ही बन जाएंगे। तो अब हम दीर्घ के बाद पढ़ते हैं गुण संधि। दीर्घ के बाद हम पढ़ते हैं, नंबर 2 है आपका गुण संधि। क्योंकि ये स्वर संधि के ही रूप है, दीर्घ संधि भी स्वर संधि का ही रूप थी और गुण संधि भी, इसलिए इसमें स्वर ही आएंगे। जब गुण संधि में देखिए, जब अ और आ, अ और अ के बाद ई ई ई ई ऊ ऊ या ऊ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। ए ओ अर हो जाते हैं। अब देखिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जब दीर्घ संधि देखी तो उसमें छोटे स्वर 3 आए थे, छोटा अ, छोटी ई और छोटा ऊ। इसमें भी 3 ही वर्ण आए हैं। देखिए, छोटी ए, छोटा ओ और अर। अब ये अर कैसे बनेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले अब अ के बाद अगर ई ऊ और री आए तो ये वर्ण चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखिए, जैसे ए करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे महेंद्र, तो आपको पता है अ कैसे आएगा, जब हम करेंगे महा। महेंद्र कौन होता है, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र। अब महा कैसे बनेगा, जब महा में क्या आया, ये वर्ण बड़ा अ और ई मिलके क्या बन गए, ए, छोटी ए बन जाते हैं। क्योंकि ए की मात्रा होती है 1, ओ की मात्रा होती है 1, और अर का मतलब है
री, क्योंकि अभी उदाहरण में मैं आपको समझाऊंगी, इसलिए ध्यान रखें। जहां पर ये एक मात्रा दिख रही है आपको महेंद्र, तो महाधन इंद्र। ऐसे महेश, गणेश, रमेश, कोई भी हो, रमेश, रमा प्लस ईश, द्र आएगा तो इंद्र और श आएगा तो ईश। तो बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे गुण संधि। धन्यवाद।